तमाम सांसदों को यह लगने लगा है कि आने वाले वक्त में अगर उनकी राजनीतिक जमीन कहीं भी बची है तो वह खत्म हो जाएगी, या फिर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो उनकी अपनी राजनीति खत्म हो जाएगी, या फिर मोदी शाह की बिसात पर अगर वो प्यादा बने रहते हैं तो चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते हैं। क्या ये एहसास हो गया है? और खास तौर से उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं, जहां के विधायक इस दौर में रूठे हुए हैं। तो आइए उस पन्ने को जरा खोलते हैं जहां सब कुछ दिल्ली की निगरानी में हो। इसको दिल्ली की सत्ता मान चुकी है, रिमोट से राज्य चलने चाहिए, इसका संदेश वो दे चुकी है। बिसात दिल्ली की ही होगी, प्यादे प्रदेश के तमाम नेता होंगे। यह खुले तौर पर कहने से वह कतराती नहीं है, क्योंकि चुनाव में जो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, पैसा, पैसा दिल्ली से आएगा। आप लोग कंगाल हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे चीजों को तय करेंगे? दूसरी बात, जब टिकट भी दिल्ली तय करेगी तो उसमें आपकी कौन सी हैसियत, किस हैसियत? और जब चुनावी समिति बैठे या संसदीय पार्टी बैठे, उसमें तो कोई ऐसा नेता है नहीं। यहां तक कि गडकरी जी को भी बाहर कर दिया गया उस संगठन के भीतर में से। सवाल यह है कि जीत का दावा यह कह कह कर अगर आरएसएस अभी तक मानती रही तो अगला सवाल यह है कि इस दौर में उसे भी भारत कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कहा गया कि आप भारत कह दीजिए और हम आपकी बात को रखेंगे, या कह दिया गया तो फिर करना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं करते तो फिर संघ मैसेज दे रहा था कि हम जिस दिशा में चाहते हैं कि गवर्नेंस हो उस दिशा में तो आपकी गवर्नेंस चलती नहीं है। तो क्या यह टकराव की परिस्थिति बनती, या फिर बीजेपी के भीतर जो पुराने नेता हैं जिनके ताल्लुकात आरएसएस से पुराने वक्त से रहे हुए हैं, अगर वह इस दौर में रूठ रहे हैं और तमाम राज्यों के भीतर 3-4 लोगों की नियुक्ति करके दिल्ली अपने तरीके से राज्यों को चलाना चाहती है, तो क्या यह एक नई परिस्थिति बीजेपी के भीतर बनकर खड़ी हो रही है और दिल्ली के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं? यह सवाल अब इसलिए है क्योंकि स्टेट में एमएलए क्या करे? जब मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है तो एमएलए क्या करे? और ध्यान दीजिए, जिन 3 राज्यों में चुनाव होने, अगर आप उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़ दीजिए जहां पर संघ ने बहुत काम किया, हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर दोनों राज्यों को देखा जाता है, इन 2 राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलती है। गुजरात में तो कमोवेश सभी सीटों पर, और उत्तर प्रदेश में भी 60 से ज्यादा सीटें तय रहती है कि वो जीत ही जाएगी, लेकिन वहां पर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी असर डालती है। बाकी किसी भी राज्य में कोई योगी आदित्यनाथ नहीं है जहां बीजेपी की सत्ता है। सबको दिल्ली के इशारे पर रहना पड़ता है, बड़ा फैसला लेने से पहले दिल्ली आना पड़ता है, या दिल्ली खुद तय करती है कि कौन फैसला लेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन खड़ा होगा, वह खुद तय करती है। और अब यह चरम पर इसलिए धीरे धीरे पहुंच रहा है क्योंकि इंडिया इस दौर में जब बढ़ रहा है और जो सवाल इंडिया लगातार उठा रहा है, और उस राजनीति के तहत बीजेपी जहां जहां कमजोर पड़ रही है और हर दिन एक मुद्दे के आश्रय अपने आप को टिकाए और बनाए रखने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर रही है, तो इसको इंडिया समझे या ना समझे, लेकिन बीजेपी के भीतर का भारत समझने लगा है। उसे समझ में आने लगा है कि आज की तारीख में उसका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करेगा? क्योंकि हर जगह पर 2 ही स्थिति होती है, आपको या तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेना है या केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करना है। इसके अलावे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वह शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वह एकनाथ शिंदे हो, चाहे वह बिस्वा हेमंत शर्मा हो असम में बैठे हुए, या किसी भी राज्य में जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हो और डबल इंजन की सरकार चल रही हो, वहां पर उपलब्धि, चेहरा, सब कुछ दिल्ली के आश्रय। और यह बात अब इन 3 राज्यों की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने कहा यूपी और गुजरात तो प्रयोगशाला के तौर पर बीजेपी ने अपने अनुकूल बना लिया, लेकिन जिन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं उन 3 राज्यों में हार का मतलब बहुत साफ है कि उसका असर 2024 के चुनाव पर न सिर्फ इन 3 राज्यों में बल्कि समूचे देश में पड़ेगा। और इन 3 राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 65 है। उस 65 में से 61 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, यानी 97% तक की जीत है। यह स्थिति अपने आप में बतलाती है कि बीजेपी इन 3 राज्यों में कितनी मजबूत है। लेकिन क्या वाकई आपके जहन में कोई भी नाम छत्तीसगढ़ के सांसद का, मध्य प्रदेश के सांसद का या राजस्थान के सांसद का आता है, जो 61 सांसद हैं? और क्या आप कह सकते हैं कि उनकी महत्वपूर्णता
भारत की राजनीति को साधने में या फिर बीजेपी की राजनीति को साधने में आप कहेंगे मुश्किल है। शायद इसीलिए अब यह सवाल इसलिए है कि हमने जिक्र एक आपसे किया 39 सीटों का ऐलान मध्य प्रदेश की हुआ था। उसमें जो पिछला चुनाव लड़ चुके थे 16 लोगों के टिकट काट दिए गए। 10 पर बगावत का जब हम आपसे जिक्र करें कि अगर आप एक एक चीज को समझे तो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जो है डिंडोरी से चाहते थे, उनको शाहपुर से टिकट मिल गया, वह गुस्से में है। गुना के चिंचौड़ा सीट से पूर्व एमएलए ममता मीणा जो पंचायत चुनाव में प्रियंका मीणा को 235 वोट से हरा चुकी थी, उनके देवर भी चुनाव हार गए, उनको टिकट दे दिया गया और उनका टिकट इस रूप में दे दिया गया और बाकी गद्दावर का काट दिया गया। मुरैना की सबलगढ़ सीट प्रदेश के महामंत्री जो रणवीर सिंह रावत हैं, उनकी बेटी आदित्यपुरी दुखी है क्योंकि सरला विजय रावत को टिकट दे दिया गया। देवास के सोनकत सीट, इसी तरीके से हर जगह देखते चले जाइए। सागर की बंडा सीट, छतरपुर शहर की सीट पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह गुड्डू, उनका विरोध हो रहा है, वो ललित यादव को वहां टिकट दिया गया। पत्नी अर्चना सिंह जो पूर्व नगर पालिका थी, उनको टिकट देने के ना देने से दुखी हो गए। छतरपुर के महाराजपुर सीट में वहां पर पूर्व एमएलए मानवेंद्र सिंह के बेटे जो उसमें थी, उसमें बीजेपी के जो प्रताप सिंह का विरोध वहां पर कर रहे हैं, कामाख्या प्रताप सिंह विरोध कर रहे हैं क्योंकि पूर्व एमएलए मानवेंद्र सिंह के बेटे को टिकट, कामाख्या सिंह विरोध कर रहे हैं कि क्यों टिकट दिया गया, हमको नहीं दिया गया। बालाघाट की लांजी सीट, झाबुआ सीट, गोहद सीट जो भिंड से आती है, वहां पर भी विरोध है। 10 सीटों पर अगर तत्काल का विरोध नजर आता है तो पार्टी एकजुट कैसे होगी, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण है कि दिल्ली से निकली हुई आबो हवा के बीच में जरा चीजों को परखना शुरू कीजिए। अगर इस परिस्थिति में कौन संभाल रहा है, मध्य प्रदेश पूरे तरीके से संभालने की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। उनके साथ कौन कौन खड़े हैं? नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली में मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे चुनाव लेकिन दिल्ली में मंत्री हैं, उनको दे दिया गया है। फगन सिंह कुलस्ते दिल्ली में मंत्री, उनकी जिम्मेदारी है। संगठन मंत्री हितानंद हैं। मुरलीधर राव एक वक्त स्वदेशी जागरण मंच में हुआ करते थे, प्रदेश प्रभारी हैं, वो खड़े हैं। कैलाश विजयवर्गीय, उनको जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा को दी गई है। अब सवाल यह है कि जिन नामों को हम पढ़ रहे हैं, इसमें शिवराज सिंह चौहान को यह कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद तय होगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और उमा भारती और सुमित्रा महाजन को कोई पूछ नहीं रहा है, तो सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार महाजन को भी कोई नहीं पूछ रहा है। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय, उसकी खूब चल रही है। आपस में झगड़े की परिस्थिति आ गई क्या? राजस्थान के भीतर घुसिएगा तो खुद प्रधानमंत्री सारी चीजों को संभाल रहे हैं और संभालने की स्थिति यह है कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जब अपनी टीम बनाते हैं 29 सदस्यों की, तो किसी एमएलए को स्पेस नहीं देते हैं। सांसदों को देते हैं, पूर्व सांसदों को देते हैं, पूर्व मंत्री को देते हैं। उसमें अगर लिस्ट आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो उसमें अलवर के एमपी हैं बाबा बालकनाथ, टोक सवाई माधोपुर के एमपी हैं सुखबीर जौनपुरिया, नागौर के पूर्व मंत्री सीआर चौधरी, पूर्व एमपी नारायण पंचलिया, संतोष अहलावत, सरदार अजय पाल, ये सब नाम इस बात का जिक्र है कि आप चीजों को साध कैसे रहे हैं। और राजस्थान के भीतर जिनको आगे किया गया उसमें अर्जुन राम मेघवाल हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कैलाश चौधरी हैं। और उसमें बहुत साफ तौर पर वसुंधरा के करीबियों को भी टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, यानी वसुंधरा तो हाशिए पर ढकेल दी गई, अब उनको भी टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, यह भी सवाल है। और उनके सामने सीएम के तौर पर प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ भी हैं, सतीश पुनिया जो उपनेता थे और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष, उनका कद बढ़ाया जा रहा है। आपस के भीतर की राजनीति में कौन किसको संभाले, और जिनको कद था, जो कद्दावर नेता के तौर पर जिनकी पहचान थी और जो चुनाव जिताते चले आए थे, उन्हीं को हाशिए पर ढकेल दिया गया। छत्तीसगढ़ के भीतर भी ध्यान दीजिए, ओम माथुर और मनसुख मांडविया, इन दोनों को प्रमुखता के साथ लाकर खड़ा कर दिया गया। इनके साथ 2 अजय अग्रवाल और पवन साय मौजूद हैं। और राजस्थान के भीतर प्रहलाद जोशी की भी मौजूदगी हो गई, नितिन पटेल की हो गई, कुलदीप बिश्नोई हरियाणा से उठकर वहां आ गए। हम अपने हिसाब से राज्यों की राजनीति को साधेंगे, हम अपने हिसाब से टिकटों को बांटेंगे, हम अपने तरीके से लोकसभा चुनाव की भी बिसात को बिछाएंगे। हमें पता है कि चुनाव कैसे जीतना है और चुनाव जीतने के लिए किस किस हथियार की कब कब जरूरत पड़ती है।
तो वो तमाम नेता जो अपनी राजनीति को साधने में माहिर थे, चुनाव जीतते आए और उनके भरोसे कुछ और लोग चुनाव जीतते जाते थे, क्या इस दौर में दिल्ली के भीतर मोदी सत्ता या मोदी शाह की जो बिसात है उसको अब चुनौती देने की परिस्थितियां आ गई हैं क्या? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अगर सभी को हांका जा रहा है तो जिन्होंने बरसों बरस की राजनीति की, क्या वह भी खुद को हकाने के लिए तैयार है क्या? और जिस आरएसएस की अपनी धारा, अपनी सोच, अपने सामाजिक सरोकार और अपना एजेंडा भी रहा है और वो राजनीतिक तौर पर काम करती रही हो, यह कहना दुखद होगा कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, उसकी अपनी राजनीति इन तमाम चीजों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है, उसके सामने मोदी शाह एक ही बात कहते चले आए, हम जिता देंगे। हमें लगता है एक क्षण के लिए आप सोचिए क्या हुआ था 2015 में जब बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा था। उस वक्त अमित शाह ने खुले तौर पर कहा था हम चुनाव जीत जाएंगे, जिता देंगे, लेकिन जब वो चुनाव हार गए तो उसके बाद वह अगले 5-6 दिनों तक मीडिया के सामने नहीं आए, जबकि वादा करके निकले थे जैसे ही चुनाव खत्म, रिजल्ट होगा, हम सामने आएंगे। उसके बाद वो नागपुर जाने से भी कतराने लगे और एक बैठक में जब उनको बुलाया गया तो दबे पांव गए और फिर उन्होंने बताया क्या क्या गलती हो गई। लेकिन सवाल मौजूदा वक्त में राज्यों को गंवाने का है और केंद्र की सत्ता को भी गंवाने का है, और ये दोनों सत्ता बनी रह सकती है और बनी हुई थी और बनी रहेगी, यही आश्वासन और भरोसा दिल्ली की राजनीति देते चली आई। तो यूं ही नितिन गडकरी कुछ नहीं कह रहे हैं, यूं ही तस्वीरों के जरिए वसुंधरा कुछ नहीं कह रही है, यूं ही कैलाश मेघवाल ने कुछ नहीं कहा, यूं ही मध्य प्रदेश के भीतर छोटी छोटी सीटों पर छोटे छोटे नेता विरोध नहीं कर रहे और यूं ही सवाल धीरे धीरे सब मिलकर बड़े नहीं हो रहे हैं। सबको पता है कि अगर 2023 के आखिर आते आते परिस्थितियां चुनावी जीत को लेकर नाजुक हो गई तो 2024 आए उससे पहले दिल्ली के भीतर बड़ा हड़कंप मच जाएगा, और यह हड़कंप इंडिया से नहीं मचेगा बल्कि बीजेपी के भीतर से मचेगा, और यह सवाल शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस वक्त G20 की बैठक के लिए कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली आने की तैयारी में हैं, उसी वक्त भारत सरकार ये बहस क्यों छेड़ना चाहती है कि भारत का नाम अब इंडिया नहीं होगा, इसे बदला जाएगा? क्या सरकार को यह अंदाजा हो गया है कि G20 की बैठक से कुछ भी नहीं निकलने वाला है, इसलिए बैठक के पहले ही भारत की जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों में उलझा दिया जाए? आज कई जगहों पर यह खबर चलने लगी कि संसद के विशेष सत्र में संविधान के पन्नों से इंडिया हटा दिया जाएगा, अब केवल भारत रहेगा, जबकि आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या यह इतना बड़ा मसला है या धब्बा है कि इंडिया मिटा दिया जाएगा, वो भी तब जब कम से कम दिल्ली को मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है, घंटों जाम में रहने को कहा जा रहा है? आखिर सरकार चाहती क्या है? यह वक्त था कि सरकार विपक्ष को साध लेती ताकि मेहमानों के सामने राजनीतिक एकता का प्रदर्शन किया जा सके, लेकिन जिस तरह शी जिनपिंग नहीं आकर भारत को चिढ़ा रहे हैं, देश के भीतर विपक्ष को भी चिढ़ाया जा रहा है। इस वक्त सरकार विपक्ष के गठबंधन के नए नाम को निपटाने में लगी है। आप हिंदी में सोचिए, सरलता से सोचिए, संविधान के पन्ने से इंडिया हटा देंगे तो क्या गठबंधन का नाम भी हटाना पड़ेगा? वो गैर कानूनी हो जाएगा क्या? तब फिर यह सब ऐन मौके पर क्यों फैलाया जा रहा है जब G20 की बैठक होने वाली है? क्या इसलिए कि शी जिनपिंग के नहीं आने की चर्चा ना हो, G20 की चुनौतियों और नाकामियों की चर्चा ना हो? आज खबरें चलने लगी कि सरकार संशोधन करने जा रही है, अब इंडिया हटा दिया जाएगा। आए दिन विशेष सत्र को लेकर तरह तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। G20 से ज्यादा इसी की खबरें चल रही हैं। 5 सितंबर की दोपहर सूत्रों के हवाले से खबर चलने लगी कि इंडिया का नाम भारत बदलने को लेकर सरकार द्वारा संसद के विशेष सत्र में प्रस्ताव लाया जा सकता है।
मॉनसून सत्र में भी भाजपा सांसदों ने मांग की थी कि इंडिया शब्द को संविधान से हटा दिया जाए, क्योंकि यह गुलामी का प्रतीक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है कि रिपब्लिक ऑफ भारत, हम गौरवान्वित और खुश हैं कि हमारी सभ्यता अमृत काल की ओर बुलंदी से जा रही है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया क्या रख लिया। सरकार और बीजेपी में इतनी घबराहट मच गई है। अभी तक देश के लिए इंडिया इंडिया सभी करते थे, क्या वो भारत का अपमान कर रहे थे? जिन लोगों ने मोहब्बत से इंडिया कहा, क्या उन्होंने भारत का कम सम्मान किया? कितने ही गीतों में, कविताओं में इंडिया है, क्या वहां से भी ये बदल दिया जाएगा? क्या ये सरकार अब सारे जरूरी काम छोड़कर यही सब करने जा रही है? G20 के प्रचार में हर जगह इस्तेमाल होने वाले इंडिया नाम को अचानक समारोह के खत्म होने से पहले गुलामी के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ये पहले क्यों नहीं दिखा? सवाल है कि अगर देश का नाम बदला जाता है तो क्या मात्र इसलिए कि विपक्ष एनडीए के विरुद्ध एकजुट हो गया है और उसके गठबंधन के नामों का सार इंडिया है? मोदी कार्यकाल के 9 साल में इस नाम की गुलामी को दूर करने का ख्याल नहीं आता है। जुलाई में विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया क्या रख लिया, बस तभी से सत्ता पक्ष को इसमें गुलामी नजर आने लगी है। क्या यह विपक्ष का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? G20 का नारा है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, लेकिन इस नारे की एकता बिखरती नजर आ रही है। केवल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नहीं आने का मामला नहीं है, बल्कि भारत के भीतर भी इंडिया बनाम भारत को लेकर विवाद हो गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से 9 सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए निमंत्रण पत्र जारी हुआ है। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। आमतौर पर अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। इस बात को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने ऐतराज कर दिया। संविधान के आर्टिकल 52 में लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, यानी इंडिया के इस्तेमाल का चलन रहा है। मगर अचानक कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा देखा तो विपक्ष की नजर में साफ हो गया कि G20 के नारे का ही ख्याल नहीं रखा जा रहा है। क्या यही है G20 को लेकर मोदी सरकार की गंभीरता? क्या इसी के लिए हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए कि इसके महत्व पर चर्चा की जगह अब भारत बनाम इंडिया की बहस में देश को उलझाया जाए? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 को बदलकर लिखा जा सकेगा कि भारत दैट वाज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन आज तो इस राज्यों के संघ पर हमला हो रहा है। इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है? स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति, न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। तो अब यह मैच शुरू हो गया है। आप ही बताइए, अगर विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो क्या इससे भारत का सम्मान कम हो गया? संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान क्या केवल नाम रख लेने से कम हो गया? G20 के पहले ये नया 2020 चलाया जा रहा है। जयराम रमेश ने तो भारत का एक नया अर्थ दिया है, तो क्या इसे भी अब बदल देगी बीजेपी? रमेश ने लिखा है कि भारत का मतलब ब्रिंग हार्मनी, एमिटी, रिकंसिलिएशन एंड ट्रस्ट। उनका ट्वीट है कि मोदी इतिहास को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं और इंडिया को विभाजित करना जारी रख सकते हैं। इंडिया वो जो भारत है, जो राज्यों का संघ है, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। आखिर क्या है इंडिया पार्टियों का उद्देश्य? ये है भारत, ब्रिंग हार्मनी, एमिटी, रिकंसिलिएशन एंड ट्रस्ट। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करने करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है और संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है, भारत की हमें पहचान दी है, इंडिया की। और आपके जो कुत्सित प्रयास है
हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए। ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता है। वो अडानी के महास्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। जो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति का। और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में धेले का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके जो प्रयास हैं वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने।